Alright people, so we are going to start with carbon and its compounds. ठीक है, अभी देखो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं आपका थोड़ा बहुत 9th पोर्शन में स्टेट बोर्ड में कवर हुआ है. ठीक है, थोड़ा बहुत मेजर पोर्शन अभी भी बाकी है, बट 9th का स्टेट बोर्ड में एक एडवांटेज ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. 10th में CBSE में ये नहीं है. ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. काफ़ी सारा डिलीशन इसमें हुआ है, काफ़ी सारा एडिशन भी इसमें हुआ है, लेकिन एक सिर्फ 9th या 10th के पोर्शन के हिसाब से नहीं, आपके 11th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, सो वाई आर वी स्टडिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अलग से? एनी रीजन्स पीपल? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, देखिए आपका जो केमिस्ट्री है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है. बेसिकली केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट वी स्टडी? एनी आइडिया? व्हाट आर थिंग्स दैट वी स्टडी? नहीं मालूम? केमिकल्स और व्हाट एल्स? मैटर, केमिकल्स में आ जाएगा. और एनीथिंग एल्स? एटम्स. What else? Reactions. What else? Anything else? केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ते क्या है? देखो हमारा जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको पढ़ते हैं. ठीक है, What do we actually study is chemical combinations. केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या है? व्हाट आर केमिकल कॉम्बिनेशंस? अभी केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अगर देखोगे केमिस्ट्री के, आप 11th में जब जाओगे तो आपको स्पेसिफिकली 3 चीज़ें दिखेंगी. एक तो हो जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जो प्राइमरी आपके न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है. ठीक है, दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, दूसरा होता है आपका भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें आपका सारे जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, और तीसरा होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीसरा होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, क्लियर है? ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं भाई साहब? वी स्टडी ऑल मेटल्स. ठीक है, वी स्टडी ऑल नॉन मेटल्स. व्हाट एल्स? मेटल्स, नॉन मेटल्स. ठीक है, जितने भी आपके हैं. ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो मतलब एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्पेसिफिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. सो व्हाई डू वी नीड अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन ऑर्डर टू स्टडी इट? हमको अलग से क्यों केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लाखों कंपाउंड्स बन सकते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके यू कैन बेसिकली फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे. यू कैन बेसिकली फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इसीलिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं. ठीक है, अभी आपका इसका मतलब हम बोल सकते हैं, देखो केमिस्ट्री में आपके कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल एलिमेंट्स विच आर अंडर ड्यू कंसिडरेशन इज 118. ठीक है, इस 118 में 117 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरफ, जिसको हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं. ठीक है, और सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में. मतलब सोचिए कि एक पूरी आधी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एक तरफ और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ. ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट, पूरा अलग अलग हो जाएगा. ठीक है, ओके. सो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या सारी चीज़ें, वेयर इज दिस वर्ड कमिंग फ्रॉम? एनी आइडिया वेयर इज दिस वर्ड कमिंग फ्रॉम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूं, हालांकि नॉट इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अभी देखो ऑर्गेनिजम्स में आपके जितने भी आपके बॉडी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे आपका हो गया भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स, विटामिन्स. ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे आपके क्या हैं भाई साहब? ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये सब के सब क्या हैं? ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, सब के सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, तो पहले के ज़माने में
ऐसा माना जाता था कि जो भी आपके लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम बेसिकली कंटेन अ इनहेरेंट फोर्स, एक कोई अंदर ही इनहेरेंट फोर्स है, ठीक है। सो इन ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे लिविंग एंटिटीज में कोई एक मैजिकल या इनहेरेंट फोर्स है, ठीक है, जिसके वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देयर इज अ मैजिकल फोर्स, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते थे? वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी। और बहुत सालों तक ये थियरी चलती रही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर अ रिजल्ट ऑफ सम वाइटल फोर्स थियरी, विच मीन्स दैट देयर इज सम इनहेरेंट फोर्स विच एग्जिस्ट। एक कोई एक इनहेरेंट फोर्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैजिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसके हिसाब से आपका भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहा है, फैट्स बन रहा है, मिनरल्स बन रहा है, प्लस हम जो भी एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो भी हमारे बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, उसमें भी कार्बन एंड कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सो कोई ना कोई एक मैजिकल फोर्स है सारे एक लिविंग एंटिटीज़ में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर वेल्स तक, ठीक है। सो उन सब में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। ये सॉरी, तो ये एक सारे लिविंग एंटिटीज में, और इसी को हम क्या बोलते थे? वाइटल फोर्स थियरी। इसका मतलब एज पर वाइटल फोर्स थियरी, ठीक है, इसका मतलब अगर आप वाइटल फोर्स थियरी को देखेंगे, ये वाइटल फोर्स थियरी के हिसाब से, वाइटल फोर्स थियरी के हिसाब से कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी से आप और ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, है ना भाई। वाइटल फोर्स थियरी क्या बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, मतलब जो भी लिविंग एंटिटीज़ पहले थे या अभी हैं जैसा है, ठीक है, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से नॉन लिविंग एंटिटीज से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते, राइट। बट दिस वॉज डिसअप्रूव्ड, ठीक है, दिस वॉज डिसअप्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट वोलर, बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वोलर हु प्रिपेयर्ड यूरिया इन द लैब, ठीक है। यूरिया इन्होंने लैब में बनाया, ठीक है। तो यूरिया बेसिकली आपका, दिस इज यूरिया, ये इसका यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड ही वाज एबल टू प्रिपेयर दिस इन द लैब इटसेल्फ, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे बॉडी का वेस्ट है यूरिया, ठीक है। इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट वोलर वाज एबल टू प्रोड्यूस दिस इन द लैब इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हो गया? विदाउट यूजिंग अ लिविंग एंटिटी, और विदाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो गई। तो आपकी जो वाइटल फोर्स थियरी थी, ठीक है, द वाइटल फोर्स थियरी, इट वाज कैंसल्ड, अभी ये वैलिड नहीं रहा, ठीक है। वाइटल फोर्स थियरी क्या बोल रहा है कि भाई साहब आपके लिविंग एंटिटीज से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। वाइटल फोर्स थियरी डिसअप्रूव हो गई, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने एक लैब में नॉन लिविंग से लिविंग एंटिटी बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लिविंग एंटिटी को यूज़ नहीं किया गया और एक्सपेरिमेंटली हमने ये कंपाउंड बना लिया विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आज की तारीख में भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं, वी स्टिल कॉल इट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चला आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। बहुत ज़रूरी ये है समझना कि क्या सारे एलिमेंट्स या सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? वुड ईच वन ऑफ देम बी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ओके, समझ लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पे आपका CH4 है जिसको हम मीथेन गैस बोलते हैं, बहुत अच्छा फ्यूल है ये, ठीक है। दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माने जाते या नहीं कहलाए जाते। जैसे आपका हो गया कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपका कार्बोनिक एसिड, ऑल्दो इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो विल स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाउ दे आर फॉर्म, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। आपका भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे बनता है, कैसे ये कंपाउंड्स बनते हैं और इनमें नेमिंग किस तरह से होती है, ठीक है। देखिए, जब समझ लो एक बहुत बड़ी अगर कोई फैमिली हो
तो उसका नामकरण का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत बड़ा एक फैमिली बनाते हैं, इसीलिए एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर होता है जिसको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बोलेंगे। विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब। ओके, सो व्हाट आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा करके आपको पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे क्योंकि कार्बन एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेप्ट फॉर ग्राफाइट। एक्सेप्ट फॉर ग्राफाइट, ग्राफाइट का लेयरिक अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, कार्बन एज एन एलिमेंट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स में, सॉरी कार्बन में नहीं है, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एनीवन? एटॉमिक नंबर इज 6 और एटॉमिक मास नंबर इज 12, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर हो गया आपका 12, विच इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर इज 6 विच इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भाई साहब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 6। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 and 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4, ठीक है। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से गेन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो कार्बन के लिए आयनिक बॉन्ड्स बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, एक इम्पॉसिबिलिटी है। नीदर इट कैन लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर अ स्टेबल ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, नीदर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर अ स्टेबल। तो इसके लिए कार्बन सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए इसके सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। इसके लिए सारे बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लियर है? कार्बन के लिए पॉसिबल ही नहीं है आयनिक बॉन्ड बनाना क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, साइमल्टेनियसली लूज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर कार्बन इज कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सो कार्बन भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डेटा मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। What could be the reason for low melting and boiling points? देखो जैसे समझो यहाँ पे आपका कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड किससे बनता है, एनीवन फटाफट, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, क्या कर रहे हैं भाई साहब। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे 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 समझो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8 and 1, ठीक है, 2, 8 and 1। तो सोडियम का अगर देखेंगे हम यहाँ पे 23 उसका एटॉमिक मास नंबर हो गया, 11 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, 11 एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8 and 1। सो जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे जिसमें 1, 2 या 3 ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, व्हाट दे विल डू इज दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, और लूज इलेक्ट्रॉन्स मतलब दे विल बी एक्टिंग एज डोनर्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज डोनर्स, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब जैसे सोडियम है, देखो -1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बिकम व्हाट, सोडियम प्लस, ठीक है। सो दिस इज 2, 8, नाउ इट हैज गॉट अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं हवा में नहीं छोड़ सकता, ये सामने कोई एलिमेंट ऐसा रहना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो सामने वाले के पास रीजन होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सामने वाला जैसे अगर क्लोरीन जैसा कोई एटम रहे, चलो मतलब इसका 35 है, उसका 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बोलो 2, 8 and 7। तो ये भाई साहब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, Cl-। तो इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, बोलो 2, 8, 8। वाई आर वी पुटिंग प्लस एंड माइनस हेयर, क्योंकि अभी आपका जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे। जैसे ही एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड
सॉरी हाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स, सो ऑब्वियसली 1 पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन 10, तो इसके लिए इसका प्लस चढ़ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 17 आपके इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 आपके प्रोटॉन्स थे, तो अभी कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, सो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसीलिए आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। अभी इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा उससे बनेगा कंपाउंड NaCl, ठीक है। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्बिनेशन किस लिए हुआ है, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसीलिए दोनों सामने आ रहे हैं, तो दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, आयंस बन रहे हैं, और आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव में भाई साहब अट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव को तोड़ने के लिए, मतलब इनको तोड़ने के लिए आपको एडिशनल एनर्जी लेनी पड़ेगी। देखो एक होती है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बना है तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि टूटे, और साथ ही साथ इनके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वट एवर आयनिक कंपाउंड्स यू हैव, ठीक है, सारे आयनिक कंपाउंड्स में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो देयर विल बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो आयनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ड्यू टू द, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, इनकी जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है, दोनों बहुत हाई हो जाएंगी, क्योंकि यू विल हैव टू सप्लाई एडिशनल एनर्जी, you will have to supply additional energy to break ionic bonds, ठीक है, to break ionic bonds। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? क्लियर है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर समझ लो NaCl कंपाउंड बना है, अगर NaCl भाई साहब एक कंपाउंड बना है, तो ये किसके लिए बना है, आयनिक बॉन्ड के लिए बना है। अगर ये आयनिक बॉन्ड के लिए बना है तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। और जहाँ भी आपका देखो, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड किस लिए बन रहा है, सोडियम को 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और क्लोरीन को 2,8,8 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। दोनों का स्वार्थ मिट रहा है जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दोनों में आयंस क्रिएट हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन ऑलरेडी रहेगा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, प्लस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ने के लिए भी आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसी के चलते इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई हो जाता है। आर बी क्लियर? अभी हम आते हैं भाई साहब कोवैलेंट कंपाउंड्स में। सो लेट्स से कोवैलेंट कंपाउंड, अभी जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई साहब, 12 6, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर हो गया 12, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, मतलब आपके 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो, 2 and 4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4। एज आई सेड कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंसी शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम्स ऐसे होंगे जहाँ पे 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल डू व्हाट, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। कार्बन के पास क्या, तो देखो 1 2 3 जिसके पास है वो क्या करेगा, लूज इलेक्ट्रॉन्स करेगा, और 5 6 7 जिसके पास है वो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स करेगा, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रॉन, तो अभी 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए ना तो लूज इलेक्ट्रॉन्स होगा ना ही गेन इलेक्ट्रॉन्स होगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कोवैलेंट बॉन्ड्स। और कोवैलेंट बॉन्ड्स कैसे बनती है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनती है भाई साहब आपके शेयरिंग से, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो इनर मोस्ट में हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4, ठीक है।
अभी समझ लो सामने वाला हाइड्रोजन है, तो सामने वाला अगर हाइड्रोजन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, सामने वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, सामने वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, सामने वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया। तो अभी अगर गिनती करें हम तो शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ वी आर एबल टू डू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल शेयरिंग। अभी आप गिनिए कार्बन का कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन का भी इस इलेक्ट्रॉन पे शेयर बनेगा, तो हर एक हाइड्रोजन का कितना हो गया, ड्यूप्लेट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, CH4, इस तरह से भाई साहब, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कोई आयंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? आयंस कब बनेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन में क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास ही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इट्स ओनली अ शेयरिंग। सो अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़े, ठीक है, विल आई रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी? नो, ठीक है। एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स आई विल नॉट रिक्वायर दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स में बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगेगी ही, प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी चिपकाने के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आयनिक फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई आयन्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉन्ड तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी लगेगी दैट विल बी कंपैरेटिवली लोअर, ठीक है। तो हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि आपका कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ फार लेसर देन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपका मौजूद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। तो आयंस के बीच में भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जितने भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स होंगे, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड से बने होंगे, उन सब की भाई साहब क्या होगी, उन सब की एनर्जी लो होगी, ठीक है। देयर एनर्जी विल बी लो एंड विल बी ईजियर टू सेपरेट देम, ठीक है। सो व्हाट वी वर स्टडीइंग हियर इज from the data melting point of carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points. So what could be the reason? What is the reason for low melting and boiling points? क्या? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये नहीं बोलना है। What kind of bonds do carbon and its compounds have? कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अभी आप देखो, जैसे आपका डीजल है या पेट्रोल है, आप यहाँ पे रख देंगे, आधे घंटे में सूख जाएगा वो। मतलब क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, मतलब इतना। और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पे फटफट इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ देयर स्ट्रक्चर इज एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले कोवैलेंट कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लेस होती है, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी देखो, जहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, C और H में शेयरिंग हो रही है भाई साहब, C का एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का इस इलेक्ट्रॉन पे इक्वल हक बनता है। वैसे होता नहीं है, उसका रीज़न कुछ और होता है जो फिलहाल आपको नहीं देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। खैर, यहाँ पे दोनों का इस पे हक बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds do not give rise to any kind of ions. तो बॉन्डिंग से कोई आयंस नहीं बनते हैं, ठीक है। और क्योंकि आयंस नहीं बन रहे हैं, इसीलिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे और इसीलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स? पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको ठीक से समझना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए कुछ पॉइंट्स जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव आयनिक कंपाउंड्स
एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, वी हैव आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो जाएगा, हाउ इज इट फॉर्म्ड, ड्यू टू आयनिक बॉन्ड्स, इनके बीच में भाई साहब आयनिक बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, और इनके बीच में क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, इनके बीच में भाई साहब क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और क्या होगा भाई साहब बताइए फटाफट, फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है। यहां पे क्या होगा बोलो फटाफट, शेयरिंग, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। आर वी गेटिंग दिस पीपल, समझ में आ रही है। और क्या हो जाएगा बोलो, और व्हाट कुड बी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आयंस आर फॉर्म्ड, यहां पे भाई साहब आयंस फॉर्म होंगे, ठीक है, आयंस आर फॉर्म्ड, नो आयंस आर फॉर्म्ड, इसमें भाई साहब कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड में और क्या हो जाएगा बोलो, गुड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट, रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट एज एब्सेंस ऑफ, यहां पे हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन एटम्स। आर वी गेटिंग दिस पीपल, आ समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स, कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो सारे के सारे भाई साहब क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि कार्बन का आयनिक बॉन्ड बनाना नामुमकिन है, ठीक है, इट कैन नॉट लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया। तो कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, देखो वही सेम चीज है, देखो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, ठीक है। तो यहां पे शेयरिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड भाई साहब बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फैमिली फॉर्म बिटवीन टू सेम नॉन मेटालिक एटम्स और बिटवीन नॉन मेटालिक विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, थोड़ा सा ओके। कोवैलेंट बॉन्ड्स बेसिकली बनेगा किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड्स किस में बनेगा, ऐसा एटम जो ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है, और फॉर्म बिटवीन डिफरेंट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, formed between different non-metallic elements with different electronegativities. So we will understand this, ठीक है, with different electronegativities, ठीक है, समझना है इसको, ठीक है, ओके। सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ऐसा कोई एलिमेंट बता सकते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो और सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनाओ, जैसे सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, अरे भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, जितने भी आपके ज्यादा करके गैसेस हैं सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट से बने, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट, नॉन मेटालिक एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। हो क्या रहा होगा, देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, कितना है बोलो, 2 and 4, क्लियर, सॉरी 2 and 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का भाई साहब हो जाएगा 2 and 6, वाई, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ 8 और यहाँ पे कितना है भाई साहब 16,
ठीक है। तो ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, तो 2 और 6 में डिवाइड होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 6। इज इट ईजी इनफ टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स? यस, वेरी इजी इनफ। कोई भी उसको डोनर मिल जाएगा, उसके साथ वो आयनिक बॉन्ड बना सकता है। कार्बन नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, लेकिन ऑक्सीजन बना सकता है। ऑक्सीजन भाई साहब बना सकता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जैसे ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाता है आयनिक कंपाउंड्स, देखो Na2O, Na2O मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम एटम ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम एटम ने दिया, ठीक है। अगर ये बन गया, देखो दिस इज ऑल्सो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड है ये, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेशियम से मिला, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पोटेशियम से मिला, ये सारे आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बन रहा है? देखो अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, अगर समझ लो उसके सामने कोई भी डोनर एटम नहीं आ रहा है, उसके सामने कोई भी डोनर एटम नहीं आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है भाई साहब। 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए उसको तो मामला निपट जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर कितना है भाई साहब? 5 6, एक ऑक्सीजन एटम का, दूसरे ऑक्सीजन एटम का देख लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 5 6 है ना भाई साहब, ठीक है। तो अगर अभी हम देखें बॉन्ड होते हुए, अभी गिनिए ऑक्सीजन का, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। सो व्हाट डू वी हैव हियर? O डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? O2, इसीलिए हम इसको O2 लिखते हैं। ये वाले जो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, 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 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है भाई साहब? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन सेम non-metallic elements. The same thing happens with nitrogen. So let's say we take an example of nitrogen here. तो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन आपने पढ़ा होगा कि N2 है। Why do we call it as N2? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन में कितने हैं भाई साहब? 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ मैं, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 2 and 5, 2 and 5, तो रिक्वायरमेंट कितने की होगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन को सजा लेते हैं भाई साहब। ये हो गया नाइट्रोजन 1 2 3 और 4 5। हम जितनी भी बॉन्डिंग करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर करते हैं, ठीक है। 5 हो गया, इधर कितना हो गया बोलो? 1 2 और यहाँ पे 1 2 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अभी चलो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा मतलब ये पूरा, ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड बना मतलब ये जो है दोनों में शेयर होगा। इस वाले नाइट्रोजन एटम का गिनिया कितना हो गया? 6 और ये 2 8, स्टेबल 6 2 8। तो अभी हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज बेसिकली अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम N2 बोलेंगे। वी विल कॉल इट एज N2। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिक, सॉरी, this is basically an example of covalent compound formed between same elements, covalent compound formed between same elements. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन भी ऐसा ही होगा। देखो क्लोरीन कैसा है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं हम। जैसे अगर आप देखोगे क्लोरीन का देख लेते हैं हम, क्लोरीन तो लेट्स से Cl है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे कितना है? 35 and 17। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखूं, पहले में आ गया 2 8 and 7। सो इट इज बेसिकली इन रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरीन 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। दूसरा क्लोरीन एटम, जब तक क्लोरीन को कोई सामने से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है तब तक उसके पास ऑप्शन क्या है? खुद ही दूसरे वाले एटम के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अगर सामने Na आ गया तो नहीं करेगा। अगर सामने कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनर मिल जाता है, देन क्लोरीन विल फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड, सेम विथ ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है। अगर इनको सामने से कोई डोनर एटम मिल जा रहा है, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके 5 6 या 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है भाई साहब? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अगर आपको सामने से किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं तो वो भाई आयनिक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा ही ऑक्सीजन के पास भी ऑप्शन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम से मिल रहा है तो उसके साथ आयनिक बॉन्ड बना लेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीजन खुद अपने एटम के साथ क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक ही एटम को, ये सिर्फ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में ही देखेंगे आप, ठीक है। एक ही एटम का अगर दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है, एक ही एटम के पास दोनों ऑप्शन है, क्या आपका आयनिक बॉन्ड बनाने का भी ऑप्शन है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का भी ऑप्शन है। फर्क सिर्फ इतना है कि आयनिक बॉन्ड के लिए एक दूसरे ऐसे एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, फर्क सिर्फ इतना है। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए आपको वैसे एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो जैसे यहां पे देखो क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का 2 8 और 7 है, 2 8 और 7 है, तो दूसरा वाला क्लोरीन एटम ले लेते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। अभी गिन लो भाई साहब, ये आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड और ये वाला आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड। क्लोरीन के कितने हो गए, 8, इस वाले क्लोरीन के भी 8। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl, एक डैश जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इसकी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन और उसकी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज 1 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज Cl2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है ऐसे एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। जैसे क्लोरीन के पास दोनों बन सकते हैं, ऑक्सीजन के पास भी दोनों बन सकते हैं, नाइट्रोजन के भी दोनों बन सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर देयर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ओके, सो आपका अभी हम बात करेंगे ऐसे एलिमेंट्स जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है और डिफरेंट एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट। जैसे जैसे मैं बोलते रहा हूं चीजों को आप कन्वर्ट करते जाइए अपने माइंड में, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूं कोवैलेंट बॉन्ड्स तो इसका मतलब क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बोल रहा हूं भाई साहब आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स है मतलब एक अगर कार्बन हुआ तो दूसरा ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। और ये एलिमेंट्स आपके नॉन मेटालिक ही हो सकते हैं। अगर मैंने ये नॉन मेटालिक नहीं लिखा होता तो भी आपको यही समझना था कि नॉन मेटालिक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेटालिक एलिमेंट्स हमेशा आपके आयनिक बॉन्ड्स ही बनाएंगे, दे विल ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, उनकी प्रोपेंसिटी होगी भाई साहब लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में ही बन सकता है। तो हमने पहले ले लिया भाई साहब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, जैसे 12 और 6 है, तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 4। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कार्बन वुड नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर है? ओके, अभी जैसे हम यहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है भाई साहब आपका 16, ठीक है, और कितना है भाई साहब 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ये कितना हो जाएगा 2 and 6, तो इट इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, चलिए कार्बन को हम सजा लेते हैं। कार्बन के जिससे आपको खेलना है वो सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, मतलब क्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन में आपका सिर्फ ये मैटर करता है, व्हाट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका यहाँ पे 1 2 3 और ये हो गया 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं भाई साहब, 6, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन भाई साहब हम चलो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अलग रंग से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है भाई साहब, 1, चलिए एक दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, एक दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम इस क्या हो रही है, इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन को हमने इधर लाया, हटा ही देते हैं यार, और इस इलेक्ट्रॉन को भी, ठीक है। सो लेट्स से हमने कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को इधर लाया और एक इलेक्ट्रॉन को इधर लाया, ठीक है। ओके, अभी हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। कितना हो रहा है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, लेकिन कार्बन बेचारा रह जा रहा है। कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाते हैं और इधर डाल देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर इन्वॉल्व हुए, ठीक है। अब गिनिए ऑक्सीजन का भाई साहब कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कितना हो गया भाई साहब, 8 हो गया। अभी हम इसके गिनते हैं,
4 और 4 8, क्लियर है? ओके, अभी यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डबल डैश मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे, 2 इलेक्ट्रॉन इससे। सो दिस इज फॉर्मिंग द CO2 मॉलिक्यूल। तो ये आपका किस तरीके का एग्जाम्पल है? कोवैलेंट बॉन्ड विच इज गेटिंग फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। अगेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। आर वी क्लियर? ओके, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस होना चाहिए, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। छोटे मोटे तौर पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन रहता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी देखो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एक टेंडेंसी होती है, टग ऑफ वॉर देखा, टग ऑफ वॉर, ठीक है। रस्सी होती है भाई साहब, 2 टीम्स मिलकर इस रस्सी को खींच रहे हैं, एक पॉइंट के बियॉन्ड चला जाएगा तो एक टीम जीत जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह से जब कोवैलेंट बॉन्ड्स होती हैं 2 कंपाउंड्स के बीच में, तो क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स की लालच सबको है, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये एटम भी अपनी तरफ खींचेगा और ये एटम भी अपनी तरफ खींचेगा। अगर समझ लो टग ऑफ वॉर में ये टीम ए है और ये टीम बी है और दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है, तो क्या ये रस्सी अपनी जगह से हिलने वाली है? नहीं, ठीक है। इसी तरह से देखो ऑक्सीजन में अभी आपने देखा क्या बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के और ये वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप समझिए एक ऑक्सीजन एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जिस फोर्स से खींचेगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम भी उसी फोर्स से खींचेगा, मतलब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। N2 में देख लीजिए, N में तो भाई साहब 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, अभी देखा हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? these 3 और rather 6 electrons which are in between will be pulled by equal force by both the nitrogen atoms, क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम की जितनी शक्ति है अपनी तरफ खींचने की, उस एटम की भी उतनी शक्ति होगी, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है। ओके, अभी आते हैं हम, जैसे और कोई ले लो, क्लोरीन का भी ले लो, ठीक है। Cl2 मतलब ये हो गया Cl है ना, इसमें भी वही होगा, ठीक है। दिक्कत तब होगी जब आपका ऐसा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी ऑक्सीजन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ठप्प से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, ठीक है। फ्लोरीन के इसीलिए बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शंस होते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई साहब? 2n7, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फटाक से पुल करेगा कहीं से भी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अभी उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना भाई साहब। इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनी, CO2 मॉलिक्यूल बन गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भाई साहब डिफरेंस है, तो क्या होगा? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन इसको बहुत फोर्स से खींचेगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास खींचेंगे। सिमिलरली यहाँ पे यही भी होगा, लेकिन एडवांटेज ये है कि इस शेयरिंग में क्या हो रही है, मतलब जिस फोर्स से ये ऑक्सीजन खींच रहा है उसी फोर्स से ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है, ठीक है। जिसके वजह से ये ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्प्लेस नहीं होंगे, दे विल नॉट गेट डिस्प्लेस्ड। आर वी क्लियर? यहाँ पे देखो कार्बन बीच में है, कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है दोनों एक तरफ से खींच रहे हैं। मतलब तुम समझो कोई चीज़ है और इसको जितने फोर्स से खींच रहे हो तो ये चीज़ डिस्प्लेस होगी क्या? वो अपनी जगह पे रह जाएगी ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डिस्प्लेस्ड। आर वी क्लियर? वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। इस ऑक्सीजन ने जिस फोर्स से खींचा, इस ऑक्सीजन ने भी उसी फोर्स से खींचा, इसलिए ये नहीं हो रही है। तो दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड गेटिंग फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स विच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की एबिलिटी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो कोवैलेंट, अभी एक देखो कार्बन और ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसकी तरफ खिंच गया होता, या ये इकलौता होता तो पूरा का पूरा इसकी तरफ खिंच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है, इसीलिए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक्स ऑफ, ओके। तो आपका देखो नॉन मेटालिक, तो आपके कार्बन
कोवैलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई साहब? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब आपका हो गया CO2, अभी हमने देखा, H2O, ठीक है, HCl, ये सारे कंपाउंड्स आपके भाई साहब कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। क्लियर है, ओके। सो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखिए नोबल गैस हमारे क्या क्या होते हैं? एनीवन? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है। ये वाले सारे के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिर्फ हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो इस 8 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम स्टेबल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वी कॉल दिस एज स्टेबल और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। थोड़े बहुत एलिमेंट्स इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, जैसे जो इसके आजू बाजू रहेंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया वगैरह, ठीक है। दे ट्राई एंड अचीव दिस टू, ठीक है। बहुत कम एलिमेंट्स होंगे जो उसके आजू बाजू रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा करके एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाना चाहते हैं, बिकॉज दैट विल मेक देम स्टेबल। ये जितने भी आपके गैसेज होते हैं, दीज गैसेज आर ऑल्सो नोन एज नोबल और इनर्ट गैसेज, ठीक है, नोबल और इनर्ट गैसेज। What is the meaning of inert? Inert means that it is not reacting. क्यों रिएक्ट करेंगे ये? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब स्टेबल है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहा है? रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डेफिसिट में हैं, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दे वुड नीड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल बिकम स्टेबल ईदर बाय गेनिंग और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब सारे ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो व्हाई वुड दे नीड एनी अदर एलिमेंट टू ईदर डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स? उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, उनका पेट भरा हुआ है भाई साहब, जितना होना चाहिए उतना उनके पास है, ठीक है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेबल गैसेस और नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे, जैसे बोलते हैं ना नियॉन लाइट्स, व्हाई आर वी कॉलिंग देम एज नियॉन लाइट्स? क्योंकि उनमें नियॉन गैस भरा हुआ है। नियॉन गैस भरा होने के चलते क्या हो रहा है, वो जो बल्ब है उसमें जो टेम्परेचर है वो वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक, क्योंकि वो अनरिएक्टिव गैस है, उसका टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस। सारे जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, ऑल दीज केमिकल कॉम्बिनेशंस आर हैपनिंग बिकॉज ऑल ऑफ दीज एटम्स आर एस्पायरिंग टू गेट इनर्ट गैस और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, ठीक है, ओके। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आएगा ये चीज, ठीक है, टेट्रावैलेंट। व्हाट डू वी मीन बाय टेट्रावैलेंट? ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आपने जैसे देखा भाई साहब कार्बन का क्या होता है 6 और ये 12, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? बोलो 2 and 4। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब? 4, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट, दिस इज नोन एज टेट्रावैलेंट। सो इट हैज अ प्रोपेंसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और गिविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इम्पॉसिबल है, एक्सेप्ट करना 4 इलेक्ट्रॉन्स या देना 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों इम्पॉसिबल है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंसी, ठीक है, इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे कार्बन का, एक और होता है जिसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड व्हाट इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। सो कार्बन इज व्हाट? कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने की कोई सुविधा ही नहीं है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। द ओनली थिंग दैट कार्बन कैन डू इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। By either losing 4 electrons or by gaining 4 electrons, it is difficult to hold 4 electrons and would require large amount of energy.
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए भी और एक्सेप्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसलिए कार्बन आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। टू रिमूव फोर्स, सो कार्बन बॉन्ड कैन बी ओनली बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। टू अक्वायर, क्यों? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन चाहिए। कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और उसको 8 बनाने हैं ताकि नोबल गैस या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन हो। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो आपका HX से H, आपके 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंबाइन करके क्या बन गया भाई साहब? H2 मॉलिक्यूल, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, और इधर हो गए 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भाई साहब अटैच हुए, तो यहाँ पे हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका O2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? ऑक्सीजन और, तो सिर्फ कार्बन ही बनाता है ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा कि भाई साहब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, जिनके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रोवाइडेड दे हैव अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम, और दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द सेम एटम्स। क्लियर है? समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, तो कार्बन, जैसे नाइट्रोजन का देखो, अगर हम नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई साहब N, और इसके कितने हो जाएंगे? 7 and 14। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो कितना हो जाएगा? 2 and 5। सो इट इज बेसिकली गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और ये 3 5, इसका 2 और ये 3 5, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया भाई साहब? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन एक एटम है, ये आपका नाइट्रोजन दूसरा एटम है। जब तक इनको और कोई एटम ऐसा नहीं मिल रहा है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सके या शेयर कर सके, तो आपस में ही बना लो ना भाई साहब, ठीक है। तो आपस में ही बना लेंगे तब तक। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये हो गया आपका नाइट्रोजन। द 3 डैशेस इंडिकेट 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स, विच मीन्स दैट 1 पेयर इज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, 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 साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, ठीक है, ओके। अभी हम कार्बन के बारे में देखते हैं और उसका कैसा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। इट रिक्वायर्स, तो हमने देखा भाई साहब कार्बन का कितना है भाई साहब? 4 और 12। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल आर 2 and 2, सॉरी ये 6 है, 2 और 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2 and 4। सो इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। भाई साहब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव 8 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे जहाँ पे भी बोलेंगे ना भाई साहब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या इसका ऐसा भी हो सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बताती हैं, क्या? कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कुछ कुछ एक्सेप्शंस में जो हीलियम एटम के आजू बाजू रहेंगे वहाँ पे 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये, तो इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल 8 इनर्ट गैस और इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस ओनली बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कार्बन विल ओनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए बहुत बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, जो पॉसिबल नहीं है। द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, सिंस द कार्बन रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस, दस वी कैन से दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसीलिए कार्बन की नाम क्या होगी भाई साहब? टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, 4 वैलेंसीज हैं, तो इसका नाम हो गया भाई साहब टेट्रावैलेंट। द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर यूजुअली रिप्रेजेंट, तो इसको हम कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो या तो सेम हो, या तो अलग अलग हो भाई साहब, ठीक है, B हो, C हो, D हो, A हो, ऐसा भी हो सकता है। सबके साथ एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन की ये चारों वैलेंसीज भाई साहब कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले एटम की तरफ से, तभी जाकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। एलोट्रोप्स ऑफ आर वी क्लियर थ्रू दिस? कार्बन टेट्रावैलेंट, कार्बन विल ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आयनिक बॉन्ड्स से कोवैलेंट बॉन्ड्स वीकर होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड से लेसर होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स विल हैव अ वेरी मच हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देन कोवैलेंट
bonds. Are we clear through this one people? ठीक है, ओके चलिए अभी हम पढ़ते हैं भाई साहब एलोट्रोप्स. नाउ व्हाट आर एलोट्रोप्स? एनी आइडिया एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स मतलब क्या होगा कि एक ही एलिमेंट है और वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, तो जैसे कार्बन है भाई साहब, कार्बन के एलोट्रोप्स में, ठीक है, एक आता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, और एक आता है भाई साहब आपका एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या क्या हो जाएंगे? द एलिमेंट दैट यू विल हैव इज डायमंड, ठीक है, ग्राफाइट, डायमंड, ग्राफाइट एंड द अदर वन विल बी बकमिंस्टर फ्यूलरीन. ठीक है, या फ्यूलरीन भी बोलते हैं हम इसको. ठीक है, अभी ये सारे क्या हैं भाई साहब? ये सारे आपके हैं एलोट्रोप्स. नाउ व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स मींस एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ठीक है, इनमें भाई साहब स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है, विच शो डिफरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, विच शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी. ठीक है, तुम डायमंड को बर्न करो या ग्राफाइट को बर्न करो या बकमिंस्टर फ्यूलरीन को बर्न करो, तुमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप डायमंड देखोगे, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट्स नोन. ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है. इसको भाई साहब 100 माले की बिल्डिंग से भी फेंक दोगे तो टूटेगा नहीं. किसी कांच के टुकड़े को फेंक दोगे टूट जाएगा, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा. ठीक है, अगर वो असली डायमंड है तो. ठीक है, इट इज वन ऑफ द, इसका भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट अगर देखोगे कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन. आयरन का भाई साहब 1538 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. सो मतलब लोहा 2 बार गल जाएगा, डायमंड नहीं गलेगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्राफाइट क्या है भाई साहब? अगर आप देखोगे, आप अगर बाइक की या गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहोगे, या ये जो ग्रिल्स होते हैं इसमें जब हम एक काला सा सब्सटेंस लगाते हैं, वो कुछ नहीं है, ग्राफाइट है. वो क्या कर रहा है? वो आपके गाड़ी के मेंटेनेंस में लगता है ताकि गाड़ी स्मूथली चल सके. मतलब एक लुब्रिकेंट के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. लुब्रिकेंट मतलब क्या हो गया? इट शुड बी स्मूथ. मतलब ये हार्ड तो हो ही नहीं सकता, मतलब एकदम उल्टा प्रॉपर्टी है ग्राफाइट का अगर देख लोगे. लेकिन दोनों कार्बन से बने हुए हैं. ठीक है, दोनों कार्बन से बने हुए हैं. ग्राफाइट को अगर आप देखोगे, ग्राफाइट एक लुब्रिकेंट के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है. और कहाँ डायमंड भाई साहब इतना हार्ड सब्सटेंस उसको तोड़ ही नहीं सकते, और ये सेमी लिक्विड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ग्राफाइट को अगर आप देखोगे, आप जो पेंसिल लिख रहे हो दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्राफाइट. पेंसिल लेड जो होता है वो क्यों ऐसा, जब आप लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जाता जा रहा है ना, मतलब इतना हल्का है वो, उसको थोड़ा सा आप विदाउट एनी फोर्स भी वो कागज पे लिखता जा रहा है. ठीक है, तो ग्राफाइट, डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सो दीज आर बेसिकली एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स मतलब क्या होते हैं? दे विच आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनकी भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है. जैसे आपका यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस हुआ? आपका कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, आपका हार्डनेस में डिफरेंस है, ये सब कुछ डिफरेंस है. लेकिन अगर आप ग्राफाइट को बर्न करोगे या आप डायमंड को बर्न करोगे तो आपको सेम ही प्रोडक्ट्स मिलने वाले, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी. ठीक है, सो दीज आर एलोट्रोप्स. ठीक है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर नोन एज एलोट्रोप्स. अभी देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है? फिजिकल फॉर्म्स. फिजिकल फॉर्म्स मतलब किस फॉर्मेट में ये एग्जिस्ट कर रहा है. केमिकल नेचर उसका सेम ही रहेगा. तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज नोन एज एलोट्रोप. कार्बन हैज 3 एलोट्रोप्स. क्या क्या है भाई साहब? डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फ्यूलरीन. ठीक है, डायमंड वी हैव ऑल सीन, ग्राफाइट आल्सो वी हैव सीन. बकमिंस्टर फ्यूलरीन बेसिकली एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इट इज गॉट अ स्ट्रक्चर लाइक फुटबॉल. ठीक है, ओके. सो डायमंड में देखिए होता क्या है, डायमंड में इस तरीके के लेयर्स होते हैं. देखो, लेयरिक अरेंजमेंट होती है. ठीक है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स. क्यों? तो कार्बन क्या बनाता है भाई साहब? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. तो एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ है. ठीक है, फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा है. समझ में आ रहा है? एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ. ऐसा एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है. ठीक है, फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे देखोगे, अगर एक आपकी तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक ऊपर की तरफ, ये एक कार्बन है इधर, ये एक कार्बन है जो 4 कार्बन से घिरा हुआ है. सिमिलरली ये एक कार्बन है जो 4 कार्बन से घिरा हुआ है. ये एक कार्बन होगा जो अगले वाले 4 कार्बन से घिरा रहेगा, ऐसा होगा. ठीक है,
That is how it is. The rigid structure of diamond makes it very hard substance. In fact, it is the hardest element known. ठीक है, it is the hardest substance known to mankind. ठीक है, naturally occurring substance. It is the hardest naturally occurring substance. Non-conductor of electricity, being a compound or being made primarily out of carbon, it is a non-conductor of electricity. Since there are no free electrons, देखिए कंडक्शन होती है भाई साहब आपके इलेक्ट्रॉन्स पे. ठीक है, जब समझ लो कोई कंडक्टर है, समझ लो ये कोई सब्सटेंस, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो जैसे ही आप इसको वोल्टेज देंगे ये इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ भागने लगेंगे. ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ भागना क्या करेगा भाई साहब, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ही नहीं है, तो उसको जब आप वोल्टेज देंगे तो कौन किसकी तरफ भागेगा, कोई पॉपुलेशन ही नहीं है भागने वाली. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के पास भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है ये आप थोड़ा लेट में समझेंगे. एक्चुअली में होता क्या है कि आपके बैंड्स होते हैं अलग अलग. ठीक है, कंडक्शन बैंड्स होते हैं, वैलेंसी बैंड्स होते हैं. अभी जैसे देखो ये वैलेंसी बैंड है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड. ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं भाई साहब कंडक्शन बैंड. ठीक है, यहाँ पे आपके सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे एलिमेंट्स के. ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हो तो अगर ये इधर चला गया, ठीक है, तो ये कंडक्शन करने लगेगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैलेंसी बैंड ये आपका है कंडक्शन बैंड और ये आपका है भाई साहब वैलेंसी बैंड. तो कार्बन और दूसरे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स में होता क्या है कि इनके बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब आप इसको एनर्जी भी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं टपकेंगे. जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है और ये जो वैलेंसी बैंड है ये आपस में ओवरलैप करती हैं. इसीलिए ये वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कंडक्शन बैंड में आराम से चला जाता है और इसीलिए हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लियर? ठीक है, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं. आप बोलेंगे भाई साहब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो भी आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं आप फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कैसे? ठीक है, तो होता क्या है कि आपके 2 बैंड्स होते हैं. ठीक है, ये समझ लीजिए आपका हो गया कंडक्शन बैंड. ठीक है, ये हो गया आपका वैलेंसी बैंड. इस वैलेंसी बैंड में क्या होता है भाई साहब, आपका वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मोटे मोटे तौर पे अभी समझ लीजिए, और भी बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका. और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है भाई साहब, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है. ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जिसके वजह से 4, 5, 6 जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जा नहीं पा रहे और कंडक्शन हो नहीं पा रहा है. अभी मेटल्स में क्या होता है या गुड कंडक्टर्स में क्या हो जाता है कि ये एक बैंड है और ये वाला दूसरा बैंड है. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंड का ओवरलैपिंग हो रही है. ये हो गई आपकी वैलेंसी बैंड जहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड. सो दिस इज बेसिकली मेटल्स में हम देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो मेटल्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में होंगे वो भाई साहब कंडक्शन बैंड में रहेंगे, मतलब वो कंडक्ट हो सकते हैं और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो मेटल्स में इस तरह का अरेंजमेंट होता है. तो इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भाई साहब कंडक्शन बैंड में आराम से मूव करेंगे. इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में आराम से मूव नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, उसको पार करके उधर जाना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता है नॉर्मल एनर्जी मोड में. आर वी क्लियर? ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितनी बार हम बोलते हैं वो मेटल्स के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेटल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का भाई साहब होता है क्या, ओवरलैपिंग होगी. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके. सो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. आप बोलेंगे भाई साहब अगर ऐसा ही है तो डायमंड तो भाई साहब हम बनते हैं. देखो एक होता है अमेरिकन डायमंड जिसको हम बोलते हैं एडीज. ठीक है, ये मार्केट में बिकते हैं और आप जो इमिटेशन ज्वेलरी खरीदते हैं उसमें ये अमेरिकन डायमंड्स होते हैं जो लैब में भी बनाए जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन नेचुरली अकरिंग डायमंड्स बहुत वैल्यूबल होते हैं, उनका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो नेचर में बने हैं. ठीक है, तो कोल रहा होगा कोई कोल, ज़्यादा करके कोल फील्ड्स में आपको डायमंड्स मिलते हैं. दिस कोल वॉज सब्जेक्टेड टू अ ट्रिमेंडस हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज ऑफ विच इट टर्न्ड आउट टू बी अ डायमंड. ठीक है, डायमंड का कोई यूज़ नहीं है, खासकर सिर्फ ज्वेलरी बनाओ और घूमते फिरो, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई यूज़ नहीं है. बहुत
छोटे मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि डायमंड को हम ग्लास कटिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन जिस डायमंड को हम ग्लास कटिंग में यूज़ करते हैं वो नेचुरल डायमंड नहीं होता है, वो ये अमेरिकन डायमंड होता है जिसको हम लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक हाइप्ड प्रोडक्ट है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंसानों ने जिसकी कीमत बढ़ाई है, ठीक है। अभी एक फैशन चला कि भाई साहब चलो मतलब वेडिंग रिंग्स में डायमंड यूज़ होगा या ज्वेलरी में डायमंड यूज़ होगा, क्योंकि इसकी स्केयरसिटी है तो हमने इस पर पैसा लगाना चालू कर दिया, इसको हाइप किया गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे डायमंड की यूज़ तो भाई साहब लोहे से भी कम है, काफ़ी कम है, कोई यूज़ है ही नहीं उसका, ठीक है। बट एक हाई प्रोडक्ट है। खैर, तो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसको हम बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में सब्जेक्ट करेंगे तो लैब में भी हम डायमंड बना सकते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ है, क्रिस्टलाइन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कार्बन के जो भी बिहेवियर्स हैं वो सब डायमंड शो करेगा। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3500 तक भाई साहब इसका मेल्टिंग पॉइंट जाता है, क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, ठीक है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे कि भाई साहब कोवैलेंट बॉन्ड्स के बाद भी ऐसा क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि डायमंड को भाई साहब बहुत हार्ड बना देता है, और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर टू अ ट्यून ऑफ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर इट कैन शो साइंस ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। और ये दूसरा रीज़न है कि हम ज़्यादा करके ऑर्नामेंट्स बनाने में डायमंड को चूज़ करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी डायमंड आपका वैसा ही रहेगा, फेंक दो, जला दो, कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है। ओके, ग्राफाइट में आते हैं भाई साहब। ग्राफाइट का नेचर डायमंड के बिल्कुल उल्टा है। और ऐसा क्यों है? देखो, ग्राफाइट भी आपके 4 कार्बन एटम से घिरा हुआ है। एक ग्राफाइट एटम भी 4, यहाँ पे देखो ये एक कार्बन एटम है, समझ लो, ठीक है। ये अगर एक कार्बन एटम है तो ये भाई साहब ऐसा हो गया, ठीक है। इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन। लेकिन इसमें होता क्या, जैसे यहाँ पे कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन ग्राफाइट कैसा है भाई साहब, ये एक ही प्लेन में 1 2 3 4 ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से प्लेन्स बन जा रहे हैं, ऐसे प्लेन बन गया, ठीक है। जब ऐसे प्लेन्स बन जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, आपके बीच में यहाँ पे स्पेस ले जा रहा है, ठीक है। देयर सम एम्प्टी स्पेस, और इसीलिए ग्राफाइट का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर आराम से खिसक जाता है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता। जैसे डायमंड का एकदम सख्त क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन ग्राफाइट में लेयरिक अरेंजमेंट, दोनों कार्बन से बने हैं, ऐसे लेयर के अरेंजमेंट है, मतलब आप आराम से इसको, इसीलिए वो लुब्रिकेंट के हिसाब से इस्तेमाल होता है। आपने वो जो काला वाला चीज़ होता है जो लोग बाइक सर्विसिंग कराते हैं वो लगाते हैं, देखो, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली ग्राफाइट। आपके पेंसिल लिड भी आराम से स्लाइड हो जा रहे हैं। पेंसिल लिड जब आप लिख रहे हैं तो वो एक्चुअली है क्या, ग्राफाइट का लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होता जा रहा है और आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के वजह से इतना एम्प्टी स्पेस मिल जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए डायमंड क्या, सॉरी अपना ग्राफाइट क्या हो जाता है, इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एज वेल एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज आपको ग्राफाइट की मिल रही है, इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिकॉज ऑफ इट्स लेयरिक अरेंजमेंट मिल रही है। ये ऐसे लेयर्स में अरेंज्ड है, हालांकि वही कार्बन एटम है, लेकिन ऐसे एक लेयर इनका हो गया, एक लेयर यहाँ पे हो गया, एक लेयर यहाँ पे हो गया, लेकिन ये बीच का पोर्शन तो भाई साहब खाली रह रहा है ना। तो इसीलिए एक जैसे मतलब ऐसे जा रही, ऐसा कोई बिल्डिंग है जिसमें दीवार नहीं है तो क्या होगा भाई साहब, एक जैसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वैसा ही है, ठीक है। ओके, सो वन ऑफ द बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे। देखो 6 एटम्स हैं ऐसे हेक्सागोनल, प्लेस इन लेयर्स वन अबव द अदर, तो ऐसे लेयर्स हैं, ठीक है, हर एक कार्बन। ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, और इसीलिए भाई साहब हम इसको एक लुब्रिकेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन सारे मशीन्स में हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूस भाई साहब घिसापिटी चल रही है, ठीक है। ओके, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये एडिशनल स्पेस मिल जा रहा है मूव करने के लिए, ठीक है। आपने अभी देखा कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, वो कार्यक्रम कार्बन के लिए वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस मिल जा रहा है मूव करने के लिए। मतलब जैसे ही आपने भाई साहब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेस में मूव करेंगे, एंड दैट्स द रीजन इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे बैटरीज में जो आप इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रोड्स का, वो बने होते हैं भाई साहब ग्राफाइट से। दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्राफाइट, ठीक है, क्योंकि ग्राफाइट का एसिडिक रिएक्शन बहुत कम होगा, दूसरे मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफाइट को हम यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी बैटरी में एसिड रहेगा ही और मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे ही, ठीक है। अगर हम उसको बचाना चाहते हैं
तो और इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ग्राफाइट को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफाइट आपका नॉन मेटल है, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्राफाइट की। ओके, फ्यूलरीन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज इट इज़ नॉट एन एलिमेंट विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, इट हैज़ जस्ट बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, ठीक है। तो अभी भी इस पर स्टडी चल रही है। ये भी एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स। एक देखो ऐसा बॉल रहेगा, एक ऐसा बॉल की तरह है, मतलब ऐसा दिखेगा नहीं, आपके बहुत छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब 60 कार्बन एटम से बने हुए हैं, 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, बकमिंस्टर फ्यूलरी, ठीक है, जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम है, ठीक है। ओके, द एलोट्रोप वाज नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्यूलरी, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका शेप इस तरह था, ठीक है, और इसीलिए इस पे नाम पड़ा बकमिंस्टर फ्यूलरी, ठीक है। ओके, वर्सेटाइल नेचर, तो इस पे अभी काफ़ी सारी स्टडी चल रही है। वी डोंट हैव एब्सोल्यूट श्योरिटी ऑफ व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, बट फॉर डायमंड एंड ग्राफाइट वी आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। डायमंड आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ग्राफाइट इज सॉफ्ट एंड इट यूज एज अ लुब्रिकेंट, डायमंड अगेन इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर रीज़न पूछा जाए तो इसलिए है ग्राफाइट में ये प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ग्राफाइट में लेयरिक अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स हैं, हेक्सागोनल है लेकिन लेयर्स हैं बीच में, और इन लेयर्स में काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, जिसके ऊपर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता है ईजिली, और इसीलिए वो स्मूथ होता है और लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्राफाइट का प्रॉपर्टी है, वो इसलिए है क्योंकि कार्बन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, उनको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए। द मोमेंट यू अप्लाई वोल्टेज, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग दैट स्पेस, ठीक है, और इसलिए भाई साहब हो जाता है, ठीक है। Are we clear on this one, people? Diamond, graphite and fullerene. So what we have done so far is trying to understand carbon. तो पहला जो चीज़ आपको समझना है कार्बन एंड कंपाउंड्स की स्टडी में, वो ये है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब आपको आयनिक बॉन्ड का भी आइडिया होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरस कोवैलेंट बॉन्ड इज मेयरली फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल इनफ, ठीक है। और क्या है भाई साहब, व्हाट एल्स, और बोलो जल्दी। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, अरे और क्या होगा, नहीं, खुद के साथ बॉन्ड करने के पहले और भी कुछ है। आयनिक बॉन्ड्स में भाई साहब आयंस बन रहे हैं, ठीक है, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, द वन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, द वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स अ नेगेटिव आयन। और कोवैलेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, देयर इज नो आयनिक फॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, आयनिक बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द आयंस। कोवैलेंट बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज they do not have electrostatic force of attraction between them. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल, ओके। सो आपके भाई साहब टू कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके ये हो गए कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑब्वियसली कार्बन की कौन सी टाइप की वैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब उसके 4 बॉन्ड्स बनेंगे, कार्बन के आजू बाजू 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनने ही बनने हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप गलत है, ठीक है। तो 4 ये कार्बन होगा, उसके आजू बाजू 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, विच इज बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्या भाई साहब, व्हाट एल्स, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में से जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो 3 टाइप के हैं, वो क्या क्या है, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्यूलरीन, ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, why, because it has got a very tough crystalline structure, it has got a melting point of approximately 3500 degrees centigrade, even much higher than the melting point of iron which is close to 1500 degrees centigrade, ठीक है। non conductor of electricity as carbon is, due to the layeric arrangement in graphite of hexagonal atoms placed one above the other, there is strong lubrication which is possible। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है, ओके। एनी क्वेश्चन सो फार, एनी क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन सर। आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक नोट्स, आज से नोट्स बनाना चालू कीजिए, क्योंकि आप लोग नोट्स बिल्कुल भी बनाते नहीं हैं। नोट्स बनाइए और मैं कल देखूंगा इसको, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन टू गो थ्रू दिस
ज़्यादा करके आपके 2 या 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर बोथ ऑन बोथ द बोर्ड्स, ठीक है। तो जितना आप नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे उतना ही आपकी क्लैरिटी होगी। ये सब कॉन्सेप्ट्स उड़ जाएंगे जब आप फिर से उसको पढ़ने जाएंगे। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर योर एग्जामिनेशन और व्हेनेवर आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन, उसके पहले पढ़ने जाएंगे, पूरा नल एंड वॉइड हो जाएगा वो। तो अभी आपके पास टाइम है, घर पे जाइए, इनका नोट्स बनाइए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए एंड मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीक व्हेन वी आर कंडक्टिंग इन टेस्ट ऑन दिस यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। बिफोर आई कंडक्ट द टेस्ट आई विल लेट यू नो दैट वी विल हैव सम PYQs डन, ठीक है। तो आपके 10th के बोर्ड के लेवल पे जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस आए वी टिल नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस देम, ठीक है, बोथ ऑन स्टेट बोर्ड और बोथ ऑन CBSE, ठीक है। 10th के बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपकी क्लैरिटी हो कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस तो उल्ट सुल्ट कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन योर बोर्ड लेवल और ईयर ऑन और ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सब हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर।